हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मुंबई डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो मुंबई डिवीज़न आते हैं वहाँ पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था। यह पेपर 25% LDCE कोटा इंटरमीडिएट अप्रेंटिस के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 30 सितंबर 2023 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें इसके प्रश्न की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न को अटेम्प्ट करना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे और इसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इसमें बात करें प्रश्न की तो प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स के रखे गए थे। इसके अलावा बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इस पेपर के अंतर्गत किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें पहले प्रश्न की अगर बात करें तो द LTLW ऑफ LHB कोच अदर देन पावर कार्स इज काउंटेड फ्रॉम, यानी LHB कोच पावर कारों के अलावा जो LTLW की गणना किस दिशा से की जाती है वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। यहाँ पर अगर बात करें हम LTLW की तो LTLW का यहाँ पर मीनिंग होता है लीडिंग ट्रॉली लीडिंग व्हील होता है। यहाँ पर लीडिंग ट्रॉली लीडिंग व्हील जो LHB कोचेज का है वह कहाँ से काउंट किया जाता है पावर कार के अलावा, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो लीडिंग ट्रॉली की अगर बात करें पावर कार के अलावे तो यह जो काउंट किया जाता है वो पैसेंजर इमरजेंसी जो रिले बाल्ब होता है फिटेड होता है उस साइड से इसको काउंट किया जाता है पावर कार के अलावे में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि अगर पावर कार में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि पावर कार में जो काउंटेड करेंगे हम लीडिंग ट्रॉली लीडिंग व्हील का वो किस प्रकार करेंगे, तो उसमें हम जो काउंट करते हैं वो करते हैं जो हमारा गार्ड कंपार्टमेंट्स इंड होता है या जो जनरेटर केबल साइड होता है उसके सापेक्ष में हम उसको काउंटेड करते हैं, तो वो हमारा पावर कार के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि अदर देन पावर कार्स के लिए है, तो यह जो काउंट करते हैं हम लीडिंग ट्रॉली लीडिंग व्हील का वो काउंट करेंगे पैसेंजर इमरजेंसी रिले बाल्ब फिटमेंट साइड से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड नॉट एक्सीड डैश किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन, यानी रोलिंग इन और रोलिंग आउट जो एग्जामिनेशन हम करते हैं तो उस दौरान जो गाड़ी की गति होनी चाहिए वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हमें रोलिंग पॉइंट पर जब भी गाड़ी इंटर करती है तो उस दौरान उस गाड़ी का जो लिमिटेशन होता है वो मैक्सिमम 30 kmph से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एस्पिरेशन टाइप ऑटोमेटिक स्मोक और फायर डिटेक्शन विथ अलार्म सिस्टम फॉर AC कोचेज, यानी जो AC कोचेज के लिए जो एस्पिरेशन प्रकार के स्वचालित स्मोक या फायर डिटेक्शन एवं अलार्म सिग्नल डिवाइस जो लगे होते हैं AC कोचेज के लिए, उसमें ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए उसमें सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा होगा ट्रू स्टेटमेंट, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर ऑटोमेटिक स्मोक या फायर डिटेक्शन विथ अलार्म सिस्टम की, तो वो मेनली सिस्टम फॉर कंप्लीट रैक के लिए वर्क करता है। साथ ही साथ वो सिस्टम फॉर स्टैंड एलोन कोच के लिए वर्क करता है। तो यहाँ पर हम बात करें पहले की जो सिस्टम फॉर कंप्लीट जो रैक्स होता है वो हमारा ईच कोचेज में लगा होता है, और जो हमारा CCU जो होता है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट्स उसके साथ हमारा ब्रेक एप्लीकेशन जो गार्ड इमरजेंसी बाल्ब में लगे होते हैं वहाँ से हमारा ब्रेक एप्लीकेशन होते हैं। तो यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसके लिए जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा इन सिस्टम फॉर कंप्लीट रैक्स ब्रेक एप्लीकेशन इज डन थ्रू द गार्ड इमरजेंसी ब्रेक बाल्ब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर ट्रू स्टेटमेंट्स हो जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की अगर बात करें तो देयर आर डैश लेवल्स ऑफ अलार्म इन फायर डिटेक्शन विथ अलार्म सिस्टम फॉर एसी कोचेज, यानी एसी कोचों में जो फायर डिटेक्शन लगे होते हैं उसमें कितने अलार्म्स की लेवल्स होते हैं वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ लेवल्स की अगर बात करें अलार्म फायर डिटेक्शन के अंतर्गत, इसमें टोटल 4 लेवल्स तक इसमें अलार्म का लेवल्स होते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पहले अगर बात करें तो पहला हमारा लेवल्स होता है अलर्ट का, सेकेंड हमारा होता है एक्शन, थर्ड हमारा होता है फायर 1 एंड लास्ट हमारा जो होता है वो फायर 2 होता है। अलर्ट 1 के अंतर्गत हमारा पैसेंजर्स में कोई इंडिकेशन नहीं होता है, उसका जो कोच का जो फ्लैशर लाइट होता है वो एक्टिवेट हमारा केवल और केवल सीएमएस के अंतर्गत होता है। अगर सेकेंड की अगर बात करें जो फ्लैशर लाइट होता है वो एक्टिवेट होता है जो हमारा एफेक्टेड कोचेज होता है वहाँ पर हमारा फ्लैशर लाइट जलता है, और उसका ऑडियो विजुअल जो होता है फ्लैशर लाइट्स की वो हमारा सीएमएस के अंतर्गत देखने को मिलता है। वहीं अगर थर्ड की अगर बात करें जो इसमें हमारा फायर 1 का लेवल्स होता है, इसमें हमारा ब्रेक एप्लीकेशन पूरे रेक्स में हमारा हो जाता है ऑटोमेटिकली रूप से, और इसका ऑडियो विजुअल हमारा फ्लैशर लाइट के साथ वो भी सुनने को आपको मिल सकता है। और फायर 2 के अंतर जो लास्ट लेवल्स होता है उसमें भी सेम एज फायर 1 की तरह ही होता है, यानी टोटल हमारा 4 लेवल्स होते हैं अलार्म्स का फायर डिटेक्शन विद अलार्म सिस्टम के अंतर्गत अगर वो कोचेज के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर तो व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी व्हील, यानी एलएचबी व्हील का व्हील गेज क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर यह जान लें कि व्हील गेज क्या होता है। तो व्हील गेज हमारा एक ही एक्सल पर चक्कों के जो व्हील फ्लैंजेज होता है, इन दोनों व्हील फ्लैंजों के बीच की जो डिस्टेंस होंगे वो हमारा व्हील गेज कहलाते हैं। तो व्हील गेज जो एलएचबी व्हील के लिए होता है वो हमारा 1600 ± 1 mm होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हमारा द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एसी एलएचबी कोचेज, यानी एसी एलएचबी कोचों में प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र इनमें से किस प्रकार के होंगे। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स अग्निशामक यंत्र यूज किए जाते हैं एसी एलएचबी कोचेज के अंतर्गत वो हमारा डीसीपी टाइप्स के होते हैं, यानी इसे अगर बात करें तो फुल फॉर्म होता है ट्राई केमिकल पाउडर, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल हो चाहे जितने भी प्रकार के जो अलग अलग टाइप्स के हमारे जो फायर क्लासेस होते हैं उसको यह बुझाने में सक्षम होता है, या डीसीपी टाइप्स क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी डीसीपी टाइप इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है 125 लीटर्स ईआर टैंक, यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक जो 125 लीटर का लगा होता है, इसका पर्पस क्या होता है। तो इसका पर्पस होता है हमारा ब्रेकिंग पर्पस के लिए लगा होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रेकिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर, यानी ब्रेक एक्सीलेटर का सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या होगा। तो जो हमारा सिद्धांत होता है ब्रेक एक्सीलेटर्स का वो सबसे पहले अगर बात करें तो यह हमारा ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होता है, और यह इमरजेंसी के दौरान वह सारे कोचेज की जो रेक्स की जिस सारे कोचेज में वो ब्रेकिंग लगाते हैं क्या काम यह करता है। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इमरजेंसी ब्रेकिंग इन कोच इच कोच ऑफ ब्रेक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अधिकतम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कितना केजी होगा। तो यह इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मेनली तो इस पेपर के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी प्रश्न पूछे गए वो एलएचबी कोचेज के रिगार्डिंग मेनली पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में तो मेंशन नहीं किया गया है कि यह एलएचबी कोचेज के लिए पूछा जा रहा है या आईसीएफ कोचेज के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम तो दोनों के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अगर बात करें 3.8 तो यह होता है हमारा आईसीएफ कोचेज के लिए, और 3.0 ± 0.1 kg होता है वो हमारा मैक्सिमम प्रेशर होता है एलएचबी कोचेज के केस में। यहाँ पर आप एज अ एलएचबी कोचेज को ट्रीट कर प्रश्न को आंसर करें। तो यहाँ पर इस प्रकार का बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर वह इस प्रश्न को एज अ एलएचबी कोचेज के रिगार्डिंग प्रश्न को ट्रीट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बाईपास सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम व्हेन, यानी ब्रेक सिस्टम में बाईपास सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब, यानी बाईपास सिस्टम तब हम प्रयोग करते हैं या तो हमारा एफपी पाइप ब्रोकन हो गया हो, या तो ब्रेक पाइप फट गया हो, या तो जो हमारा होज पाइप है यह हमारा फट गया हो, यानी एनी ऑफ एबव कंडीशन अगर होगा तो इस केस में हम बाईपास कोच के कर सकते हैं। इसमें हमारा या तो कपलर को एक्सचेंज करके कर सकते हैं, या तो 26 मीटर का जो हमारा फ्लेक्सिबल पाइप्स होते हैं उसके मदद से हम बाईपास करते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस अनुसार इसको करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो वाइल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, यानी वाइल को सख्त रूप से मना किया गया है कपलर, हेड, नकल और लॉक्स ऑफ सीबीसी के ऊपर लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग वन ऑन वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट व्हाट डू यू फर्स्ट, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ब्रेक बाइंडिंग एक व्हील सेट के एक ब्रेक डिस्क पर अगर होता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस केस में अगर बात करें कि अगर एक व्हील सेट के एक ब्रेक डिस्क पर हमारा अगर ब्रेक बाइंडिंग की समस्या आता है तो उस केस में सबसे पहले हम जो स्टेप्स लेंगे वो हमारा डंप वाल्व को चेक करने का काम करेंगे कि वो डंप वाल्व उस एक्सल के लिए प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं टोटल 4 एक्सल्स होते हैं हमारे, और 4 एक्सल्स को प्रत्येक एक्सल को हमारा 0-4 की संख्या में हमारा डंप वाल्व एलएचबी कोचेज के अंतर्गत लगे होते हैं, यानी प्रत्येक डंप वाल्व का काम प्रत्येक एक्सल पर लगे जो दोनों ब्रेक हमारा कैलिपर होता है उनको मॉनिटरिंग करने का काम करता है, जिससे हमारा ब्रेक बाइंडिंग की समस्या जो आने के होता है उसको यह मैनेज करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उस एक्सल का हम डंप वाल्व को हम चेक करने का काम करेंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो हाउ कैन यू नो इफ़ द एनआरवी डिफेक्टिव, यानी आप कैसे जान सकते हैं कि एनआरवी खराब है। तो एनआरवी के यहाँ पर अगर बात करें हम तो नॉन रिटर्न वाल्व होता है, और इसकी डिफेक्टिव की अगर बात करें तो अगर डिफेक्टिव के केस में हमारा कि एफपी प्रेशर जो होगा उसमें हमारा गेज लगे होंगे, उसमें अगर प्रेशर दिखा रहा होगा केबल और केबल बीपी पाइप कनेक्शन के केस में, अगर केबल हमारा बीपी पाइप में प्रेशर हो और उस दौरान भी हमारा एफपी गेज में अगर प्रेशर दिखा रहा हो तो उस केस में यह हो सकता है कि हमारा एनआरवी ख़राब हो गया हो। सेकेंड यहाँ पर यह हो सकता है कंडीशन कि जैसे ही हम एफपी प्रेशर को कट करेंगे तो रिजर्वायर से हमारा जो यह रिजर्वायर होता है उससे में कोई भी प्रेशर ना रहा हो, तो ये भी कंडीशन हो सकता है कि हमारा एनआरवी ख़राब हो। तो यहाँ पर अगर बात करें जैसे हम ये हमारा एफपी पाइप होता है, यहाँ पर हमारा एक डट कलेक्टर लगा होता है, डट कलेक्टर के बाद एक हमारा आइसोलेटिंग कॉक्स लगे होते हैं, फिर जैसे हमारा आगे कनेक्शन बढ़ता है तो यहाँ पर हमारा एनआरवी लगा होता है जो कि हमारा नॉन रिटर्न वाल्व यानी प्रेशर को वापस लौटने से बचाता है। फिर इसके बाद हमारा एयर टैंक लगा होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जब अगर हमारा एनआरवी अगर ख़राब होने की स्थिति में यह होगा कि अगर हमारा जो एफपी पाइप में अगर प्रेशर ना भी हो तो बीपी पाइप के जरिए जो डीबी से होते हुए जो प्रेशर हमारा एयर को जाता है, इस कारण हमारा एफपी पाइप के गेज में भी हमारा प्रेशर शो करेगा। और सेकेंड कंडीशन में यह होगा कि जैसे ही हम कट करेंगे एफपी पाइप को तो इस दौरान जो सारा प्रेशर है वो रिटर्न रूप से एनआरवी से होते हुए प्रेशर हमारा ड्रॉप हो जाएगा, जिस कारण हमारा ईआर में कोई भी प्रेशर नहीं बचेगा। तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं एनआरवी के डिफेक्टिव के केस में पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, टू कोचेज विल डिफिनेटली कपल्ड इफ, दो कोच निश्चित रूप से कपल होंगे यदि। तो यहाँ पर अगर बात करें निश्चित रूप से कपल होने की स्थिति में तो पहले यहाँ पर हमारा रोटेटरी लॉक होते हैं वो कम्प्लीटली डाउन हो चुका हो, और सेकेंड है कि जो इन्वर्टेड यू होता है वो क्लियर साफ साफ आपको क्लियर दिख रहा हो। तो यह दोनों कंडीशन से हमको यह पता चल जाएंगे कि जो हमारा
कोचेज है वो प्रॉपर तरीके से कपल्ड हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है ड्यूरिंग चेक ऑफ जॉ गैप द गेज शुड, यानी यहाँ पर सीबीसी जॉ गैप की जांच के दौरान गेज को जब भी हम अगर जॉ गैप को चेक करते हैं गेज के, तो उस दौरान जो हम बात करें अगर, तो जो गेज होंगे वो गैप को पास नहीं करनी चाहिए, यानी मस्ट नॉट पास थ्रू द गैप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द मैक्सिमम हाइट ऑफ सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस शुड बी, यानी सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस की अधिकतम ऊंचाई कितने होनी चाहिए। तो सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस की अगर बात करें तो इसका पर्पस मेनली होता है लगाने का कि जो हमारा सीबीसी बेड को हो उसको सपोर्ट करने का काम करता है सीबीसी बेड के। सेकेंड यह लगा होता है ताकि जो हमारा सीबीसी का जो वर्टिकल फोर्सेज होता है उसको इक्वलाइज करने का काम हमारा सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस करते हैं। और इसकी अगर बात करें मैक्सिमम हाइट की तो 187.5 mm होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड वाल्व और मैग्नेटिक वाल्व इन WRA, यानी WRA में सोलेनॉइड वाल्व और मैग्नेटिक वाल्व का क्या कार्य होगा। तो WRA यहाँ पर होता है वाटर रेजिंग एपरेटस होता है। इसमें जो लगा होता है सोलेनॉइड वाल्व और मैग्नेटिक वाल्व उसका फंक्शन क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इन दोनों की अगर बात करें सोलेनॉइड वाल्व की फंक्शन की, तो इसका काम होता है कि जो एयर प्रेशर की एंट्री जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम यह मैग्नेटिक वाल्व या सोलेनॉइड वाल्व करता है WRA के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है केस ऑफ ग्रीस ओजिंग कैन बी सीन फ्रॉम, ग्रीस निकलने का मामला डैश से देखा जा सकता है। तो जब भी आप एग्जामिनेशन वगैरह या रोलिंग पॉइंट्स पर रोलिंग कर रहे हो तो उस दौरान अगर ग्रीस ओजिंग की अगर बात करें हम, तो ग्रीस ओजिंग का पता हम लगा सकते हैं कि जो हमारा बियरिंग का जो फ्रंट का सीलिंग रिंग होता है वहाँ से उसका सिरकाम निकलने का आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एट फ्रंट सीलिंग रिंग ऑफ बियरिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न जो पूछे गए हैं कैपेसिटी ऑफ अंडर फ्रेम वाटर टैंक फिटेड इन AC3 टियर, यानी AC3 टियर में लगे अंडर फ्रेम में वाटर टैंक की कैपेसिटी पूछा गया है। तो वाटर टैंक की अगर बात करें कैपेसिटी की AC3 टियर के अंतर्गत, तो इसमें टोटल हमारा अंडर फ्रेम में 685 का 2 टैंक लगे होते हैं, और वहीं अगर बात करें तो 450 लीटर का हमारा 1 टैंक लगे होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें हम तो 450 दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल आपका जो कैपेसिटी होगा वो 1850 लीटर का होता है। और एक हमारा इमरजेंसी रूप में जो लगा होता है जो रूफ पर माउंटेड होता है वो 30 लीटर्स का एक हमारा टैंक माउंटेड होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था अंडर फ्रेम के लिए तो हमारा 685 का टैंक लगा होता है और 450 का लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें तो 685 का दिया गया है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा 685, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं येलो पॉइंट प्रोवाइडेड ऑन एक्सेल बॉक्स इज इंडिकेशन फॉर, यानी एक्सेल बॉक्स पर दिया गया येलो पॉइंट्स इसका संकेत करता है। तो जो हमारा एक्सेल बॉक्स पर जो येलो पॉइंट दिया हुआ रहता है वह एक लोकेशन को बताता है जहाँ से हम एक्चुअल टेम्परेचर ले सकते हैं बियरिंग का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द लोकेशन बियर एक्चुअल टेम्परेचर और बियरिंग कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है इंस्पेक्शन ऑफ वेस्टिबुल एंड इट्स रबर फिटिंग्स फॉर डैमेज इज डन इन, यानी वेस्टिबुल और उसकी रबर फिटिंग्स की क्षति का निरीक्षण किस शेड्यूल्स में किया जाता है। तो इंस्पेक्शन की अगर बात करें वेस्टिबुल एंड इट्स रबर स्प्रिंग फिटिंग्स की तो यह D1, D2 और D3 तीनों शेड्यूल्स में किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो एज ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से अगर बात करें हम, तो जो कंट्री है उसको 3 रीजन्स में बांटे गए हैं, ABC, जिसे क ख ग क्षेत्र में बोलते हैं। टोटल हमारा 03 रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A, 03 रीजन्स। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस की अगर बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में यहाँ पर 14 सितंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में संघ को राज्य के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद है। तो जो हमारा भाग 17 के अंतर्गत जो राजभाषा के अंतर्गत जो अनुच्छेद मेंशन किया गया है वो हमारा टोटल 9 आते हैं। जो हमारा आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक टोटल हमारा 9 आर्टिकल आते हैं, यानी 9 अनुच्छेद हमारे आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ था। यहाँ पर बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के बारे में पूछा जा रहा है, जिसकी अगर बात करें तो इसको पास किया गया था, पारित किया गया था 10 मई 1963 को। और इसका संशोधन की अगर बात करें अमेंडमेंट की, तो इसका संशोधन 1967 में किया गया था। इसमें टोटल 9 धाराएं सेक्शंस में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें संशोधन की तो 1967 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वह रीजन सी के यानी ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ग क्षेत्र कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो अरुणाचल प्रदेश के जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा है वो इंग्लिश है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें उर्दू को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अपनाने वाले जो स्टेट्स है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। लेकिन वर्तमान में जम्मू और कश्मीर को एज अ यूनियन टेरिटरी के रूप में क्लासीफाई कर दिया गया है, तो इसको स्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं है अभी। सेकेंड हम बात करें तो इन सारे के अलावे बात करें तो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना भी उर्दू को एज ए सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अपनाया गया था। लेकिन अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो अगर बात करें तो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर 1989 में अपनाया गया था। वहीं तेलंगाना जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ था 2014 के बाद हुआ था। तो इस प्रकार बात करें हम तो जम्मू कश्मीर के बाद अगर जो ऑप्शन आ सकता है वह बिहार आ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अब तक शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची की अगर बात करें तो शुरू में यह जब हमारा संविधान बना था तो उस दौरान हमारा 14 थे, बाद में बढ़ते हुए या अभी करंट में 22 लैंग्वेज वर्तमान में बने हुए हैं। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 लैंग्वेज वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो संसदीय राजभाषा समिति की अगर बात करें पहले तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं
केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें अगर सदस्य की अगर बात करें तो इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं वो 30 मेंबर्स होते हैं। इसमें 20 जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन की तो नंबर ऑफ मेंबर्स की संसदीय राजभाषा समिति के अंतर्गत, तो यहाँ पर 30 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं। तो उप समिति की अगर बात करें तो टोटल करंट में 03 उप समिति बनाए गए हैं जिसके अलग अलग उसके मेंबर्स हैं। यहाँ पर हम बात करें अगर अध्यक्ष इसके जो 3 उप समिति है इसके अलग अलग इसके अध्यक्ष होते हैं और संसदीय राजभाषा समिति के एक अध्यक्ष होते हैं जो खुद केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और एक इसके उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो टोटल यहाँ पर सब कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो टोटल 3 की संख्या में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें अगर बात करें तो जो सेकेंड सब कमेटी होता है वो रेलवे मिनिस्ट्री का इंस्पेक्शन करता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है हाउ मेनी डेज ऑफ LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे इन अ कैलेंडर ईयर अ परमानेंट और टेम्परली रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट, यानी एक अस्थायी और अस्थायी रेलवे कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों तक की लीव ऑन एवरेज पे पाने का हकदार होगा। तो जो LAP कर्मचारी को प्रोवाइड करवाया जाता है वो 1 जनवरी को 15 LAP और 1 जुलाई को 15 LAP प्रोवाइड करवाया जाता है। इस पर देखा जाए तो टोटल 30 LAP होता है जो कर्मचारी को प्रत्येक ईयर दिया जाता है। तो यहाँ पर 30 LAP इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे डेट कैन बी एक्यूमुलेटेड, यानी औसत वेतन पर अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी जमा की जा सकती है। यहाँ पर लीव ऑन एवरेज पे यानी LAP के बारे में पूछा जा रहा है और एक्यूमुलेटेड यानी कितना संचय कर सकता है कर्मचारी। तो 300 प्लस 15 डेज तक वह एक्यूमुलेट कर सकता है कर्मचारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 डेज। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है when no leave is admissible under any other rules the leave granted is known as, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई भी छुट्टी स्वीकार ना किया जाए तो उस दौरान छुट्टी जो स्वीकार कहा जाएगा उसको उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की अगर बात करें हम तो हाउ मेनी सेट्स ऑफ PTOs प्रिविलेज टिकट ऑर्डर इशूड टू द रेलवे एम्प्लॉयज, यानी PTO कितने सेट रेलवे कर्मचारी को जारी किया जा सकता है। तो जो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है वो या तो ग्रुप या बी के ऑफिसर्स हो या ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉयज हो, चारों को 4 PTO ही केवल दिया जाता है प्रत्येक वर्ष और यह आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद ही यह मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 सेट बोथ फॉर गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच फॉर्म इज यूज्ड टू इशू अ मेजर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी जारी करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, यानी जो बड़ी शास्ति होता है उसको इशू करने के लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 5 को जारी किया जाता है, यानी SF5 को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें अगर SF11 की तो यह माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति के लिए जारी किया जाता है। SF10 का प्रयोग
अपॉइंटमेंट इन कॉमन प्रोसीडिंग, यानी जो अगर समान प्रक्रिया जो कॉमन प्रक्रिया होंगे उसमें अपॉइंटमेंट जो किए जाते हैं वो SF10 के अंतर्गत किए जाते हैं। वहीं अगर बात करें SF7 की तो इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म 7 के अंतर्गत देखे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर पेनाल्टी, यानी इनमें से कौन सा माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो सेंस्योर या निंदा करना यह माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। विदहोल्डिंग ऑफ पास और PTO ये सारे हमारे माइनर पेनाल्टी के। रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, यानी बिना किसी प्रभाव के अगर लोअर टाइम स्केल में रिडक्शन किया जाता है विथ मैक्सिमम 3 ईयर्स तक ही किया जा सके तो वो सारे हमारे माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हमारा वार्निंग होता है वो हमारा माइनर पेनाल्टी किसी भी पेनाल्टी के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन अंडर HOER। HOER जो कि हमारा 2005 के अंतर्गत लाए गए थे, इसका फुल फॉर्म होता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रोल, यानी कर्मचारी कितने घंटे एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो रेस्ट पीरियड होता है इस सारे का डिटेल में वर्णन किया गया था HOER के अंतर्गत जो 2005 में लाया गया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो इसमें हमारा जो क्लासिफिकेशन किए गए तो वो 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं होगा। तो मेनली अगर बात करें HOER के अंतर्गत तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन कर्मचारी के लिए किया गया है वो कंटिन्यूअस किया गया है, सेकेंड किया गया है इंटेंसिव, फिर किया गया है इसेंशियली इंटरमीडिएट, फिर लास्ट में किसी भी कैटेगरी में शामिल न होने की स्थिति में उसे एक्सक्लूडेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो टोटल 4 टाइप्स के कैटेगरी में HOER के अंतर्गत इसको क्लासीफाई किए गए हैं। तो पहला अगर बात करें तो कंटिन्यूअस शामिल है, इसेंशियली इंटरमीडिएट भी शामिल है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें हम तो इंटेंसिव भी शामिल, लेकिन जो स्ट्रेनुअस जो दिया गया है ये हमारा नहीं शामिल लेते। यहीं पर हमारा यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रश्न में नॉट मेंशन किया गया था कौन सा ऑप्शन में हमारा क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां प्रश्न की अगर बात करें द रोस्टेड आवर्स ऑफ वर्क ऑफ रेलवे सर्वेंट सेल नॉट कंसिस्ट ऑफ, यानी इनमें से क्या रेलवे कर्मचारी के काम के लिए निर्धारित घंटों में शामिल नहीं होंगे। तो जो हम बात करें रोस्टर की, जो कर्मचारी का वैसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारा कर्मचारी के प्रतिदिन कितने घंटे काम करवाना हो, सप्ताह में वीकली रेस्ट वगैरह कितने देने हो और डेली बेसिस पर कितने काम करवाने हो, कितने ब्रेक देने हो, सारे हमारे रोस्टेड जो रजिस्टर होते हैं उसमें मेंशन होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो रेलवे कर्मचारी के निर्धारित घंटों में जो हम कौन सा शामिल नहीं होगा वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो मेनली अगर बात करें हम जो वर्कर्स की रोस्टेड आवर्स में जो शामिल होता है उसमें पहला हमारा शामिल किया जाता है स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी, यानी जो कर्मचारी के जो स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं ड्यूटी का उसको शामिल किया जाता है। यहाँ प्रश्न में ध्यान रहे आपको नोट पूछा गया है। सेकेंड इसमें शामिल जो किया जाता है वह शामिल किया जाता है कि जो हमारा एडिशनल आवर्स लगते हैं प्रिस्क्राइब में, जो कि हमारा कुछ कैटेगरी के जो हमारा इसेंशियली इंटरमीडिएट वगैरह में जो हमारा काम होते हैं उसमें हमारा एडिशनल आवर्स लगते हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें हम जो प्रिपरेटरी और कम्प्लीमेंट्री वर्क्स वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको टाइम रिक्वायर्ड होता है कि कुछ वर्क में उसको एक्स्ट्रा वर्क टाइम देना हो, तो उस केस में भी इसको शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो यहाँ बी ऑप्शन में टाइम रिक्वायर्ड टू डू प्रिपरेटरी और कम्प्लीमेंट्री वर्क इसको भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा टाइम टेकन टू कम्यूट टू फ्रॉम वर्क इसको शामिल नहीं किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेड्स आर परमिसिबल अंडर MSCP, यानी MSCP के तहत कितने वित्तीय
अपग्रेड्स की अनुमति बताया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर एमएससीपी के अंतर्गत, तो एमएससीपी का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड अजर्ड कैरियर प्रोग्रेशन होता है, और यह पूरे सर्विस में कर्मचारी को मैक्सिमम 3 टाइम्स ही दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैक्सिमम 3 टाइम्स। और यह कर्मचारी को तभी दिया जाता है कि जब कर्मचारी 10 साल तक यानी 10 वर्षों तक सेमी ग्रेड पे में अगर रहा हो और उसको प्रमोट ना किया गया हो, तो उसके बाद उसको एक अगले ग्रेड में उसको प्रमोट कर दिया जाता है। फाइनेंशियल जो अपग्रेडेशन होता है उसमें वह उसको प्रमोट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो 10, 20 और इसमें 10-10 साल का जो 10 वर्ष का जो गैप होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसमें फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता है, और यह तभी दिया जाएगा जब सेम ग्रेड पे में कर्मचारी 10 वर्षों तक वर्क कर लिया हो। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव इज एडमिसिबल टू प्रेग्नेंट लेडी, यानी जो गर्भवती महिला होती है उनके लिए रेलवे प्रशासन ने मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया है। इसमें अगर बात करें तो महिला कर्मचारी को 180 डेज पर चाइल्ड के हिसाब से मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ये एडमिसिबल होते हैं अप टू 2 चाइल्ड तक, यानी प्रत्येक चाइल्ड में उनको 6 मंथ्स यानी 180 डेज को लीव प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, यानी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर अगर कर्मचारी करवाता है तो उस केस में उसे ज्वाइनिंग टाइम लीव कितने दिनों का वो अवेल कर सकता है। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के केस में अगर बात करें तो कोई भी ज्वाइनिंग टाइम लीव नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है। जो ज्वाइनिंग टाइम आप देखने को मिलते होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर वो ट्रांसफ़र किया जाता है प्रशासन की तरफ से, तब वहाँ पर उनको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। लेकिन ऑन रिक्वेस्ट के केस में उन्हें कोई भी ज्वाइनिंग टाइम लीव नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नील। यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट डज HRMS स्टैंड्स फॉर, यानी HRMS का क्या यहाँ पर फुल फॉर्म पूछे गए हैं। HRMS का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा बात करें तो HRMS के जरिए कर्मचारी अभी करंट में को खुद का सर्विस रिकॉर्ड यानी SRA वो ऑनलाइन देख सकता है। साथ ही साथ वो अपने पास और PTO खुद से वो अप्लाई जनरेट कर सकता है। इसके अलावा उनके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या जितने भी ट्रांसफर्स वगैरह है वो सारे आप HRMS पर मौजूद है, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो करंट में लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल को भी HRMS में शामिल कर दिया गया है, जहां से कर्मचारी अपने लीव को भी अप्लाई अब वो HRMS के जरिए कर सकते हैं। तो ये सारे जो फंक्शन हैं वो HRMS में शामिल कर दिए गए हैं, जो कि कर्मचारी के लिए काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं वो पूछे गए न्यू पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग में, यानी न्यू पेंशन स्कीम इफेक्टिव फ्रॉम, न्यू पेंशन स्कीम यानी NPA जो प्रभाव में आया था वो 1/1/2004 से आया था। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 जनवरी 2004 से वो प्रभाव में आया था। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, न्यू एंट्रेंस इन रेलवे सर्विस विल कम अंडर न्यू पेंशन स्कीम, यानी रेलवे सेवा में नए प्रवेशकर्ता नई पेंशन योजना के अंतर्गत जाएंगे ऑटोमेटिकली रूप से, यानी स्वयंता उसको शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी करंट में ओल्ड पेंशन लागू नहीं है, केवल और केवल अभी करंट में NPS लागू है, जो कि ऑटोमेटिकली आफ्टर ज्वाइनिंग इसमें आपको शामिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर कंसिस्ट ऑफ, यानी यहाँ पर
PAN के बारे में पूछा जा रहा है, परमानेंट एक पेंशन अकाउंट नंबर के रिगार्डिंग में, जो कि हमारा 16 डिजिट्स का होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16 डिजिट्स। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स न्यू पेंशन स्कीम, यानी नई पेंशन योजना के लिए योगदान कितने % का दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें जो कर्मचारी अपना कंट्रीब्यूशन देता है न्यू पेंशन के रिगार्डिंग में, वो अपना बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता का वह 10% वह NPS में वो अपना कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10% ऑफ पे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हील डिफेक्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सा व्हील डिफेक्ट्स नहीं है। तो व्हील डिफेक्ट्स की अगर बात करें हम तो इसके अंतर्गत हमारा जो व्हील डिफेक्ट्स में हमारा थिन फ्लेंज, डीप फ्लेंज, शार्प फ्लेंज, लेस रेडियस एट रूट्स ऑफ फ्लेंज, फ्लैट टायर, सेल थ्रेड, सेटर रिम्स वगैरह सारे जो आते हैं और व्हील डिफेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो व्हील फ्लैट यानी फ्लैट टायर, व्हील सेलिंग, ये सारे हमारे व्हील डिफेक्ट्स में आते हैं, लेकिन हमारा जो पिटिंग है ये हमारा नहीं आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी आवर्स ऑफ मिनिमम मेंटेनेंस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर LHB कोचिंग रेक्स एट पिट लाइन, यानी पिट लाइन पर अगर LHB कोचिंग रेक के लिए कितने घंटों का न्यूनतम रखरखाव समय आवश्यक होता है। तो मिनिमम अगर बात करें मेंटेनेंस टाइम की LHB कोचिंग रेक के लिए अगर पिट लाइन पर प्लेस्ड हो तो 6 आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन व्हाइल रेक मेंटेनेंस इज, यानी यहाँ पर बात करें जब भी रेक मेंटेनेंस के लिए अगर प्लेस्ड हो तो क्या निम्नलिखित में कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा जो वुडन वेज होते हैं हमारा वो हमारा लास्ट व्हीकल्स में लगाने का काम होता है। सेकेंड यहाँ पर होता है कि जो हमारा लाइन में जिस लाइन में हमारा एग्जामिनेशन चल रहा हो उस लाइन को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके अलावा बात करें तो जो मैन एट बोर्ड उसको ही प्लेस होना चाहिए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट डज द एल इज SLRD स्टैंड्स फॉर, यानी SLRD में एल का क्या तात्पर्य है। तो SLRD में अगर बात करें तो SLRD का फुल फॉर्म होता है सेकेंड क्लास लगेज रेक फॉर डिसेबल्ड। तो यहाँ पर बात करें हम तो एल का मतलब होता है लगेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, लगेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट डू यू मीन बाई FRP, FRP का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया तो फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम का लाभ नहीं है। तो जो हमारा अगर बात करें हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक फ्लशिंग सिस्टम के लिए तो इसमें हमारा नॉट बेनिफिट्स के बारे में ऑप्शन में पूछा गया कौन सा हमारा बेनिफिट्स नहीं देगा। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो क्लीन, ऑर्डरलेस, हाइजेनिक एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है। तो ये हमारा बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड हम बात करें तो नो स्पिलेज ऑफ वेस्ट ऑन बोगी पार्ट्स, अंडर गियर्स, ट्रैक्स बेस्ड प्रोसीडिंग्स और ऑन इन द डिपोट्स। ये भी हमारा बेनिफिट्स इसके लिए हो गया है। और उसके अलावा हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन की तो मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ एयर पावर एंड द वाटर फॉर फ्लशिंग फेसेस एंड यूरिन। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा
लेकिन यहाँ पर बात करें चौथे ऑप्शन की, तो यूजेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाई प्रेशर वाटर फॉर अल्टीमेट क्लीननेस। तो यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर का यूज नहीं करता है या जनरेट करता है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में होता हमारा जनरेट हाई प्रेशर, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन में बोला जा रहा है कि यूजेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाई प्रेशर, यह हाई प्रेशर को यूज नहीं करता बल्कि यह जनरेट करता है खुद से। तो यहाँ पर हमारा बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर नहीं होगा, यानी प्रश्न के अनुसार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, Which of the following is not a सब असेंबली ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशरिंग सिस्टम फ्लशिंग सिस्टम का जो सब असेंबली होता है वो नहीं है निम्नलिखित में चार ऑप्शंस में से। तो जो मेन सब असेंबली होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज्ड सिस्टम का वो होता है मेनली वाटर प्रेशर पंप, इल्यूमिनेटेड पुश बटन स्विच, थर्ड होता है हमारा प्रीसेट एयर फिल्टर रेगुलेटर, फोर्थ की अगर बात करें हम तो कंट्रोल पैनल, फिफ्थ की अगर बात करें तो पावर कन्वर्टर, फिफ्थ की अगर बात करें यहाँ पर सिक्स की तो वो हमारा टाइमर, और सेवेंथ की अगर बात करें तो रिले विथ बेस, इसका सारे मेन सब असेंबली होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन के हिसाब से चले अगर हम तो वाटर, यहाँ पर ऑप्शन में हमारा प्रश्न में पूछा गया था नॉट कौन सा इसमें नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो वाटर प्रेशर पंप हमारा इसका असेंबली पार्ट्स होता है। सेकेंड बात करें हम अगर तो फ्लश वाल्व, तो फ्लश वाल्व इसका पार्ट्स नहीं होता है। प्रीसेट एयर फिल्टर रेगुलेटर यह पार्ट्स होता है, और कंट्रोल पैनल भी होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में नॉट असेंबली पूछा गया था इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशरिंग फ्लशिंग सिस्टम का, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लश वाल्व। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें, बीच ऑफ द फ्लोइंग शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ डिलेड फ्लशिंग आफ्टर सम टाइम ऑफ प्रेसिंग बटन, यानी विलंबित फ्लशिंग बटन दबाने के कुछ समय बाद फ्लश करने की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या नहीं करनी चाहिए। जब भी अगर बात करें डिलेड फ्लशिंग के केस में हम तो जब भी हम जो प्रेसिंग बटन जब प्रेस कर देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें फ्लशिंग होता है। तो इसके मेन जो इसमें हमें क्या नहीं करने चाहिए वो यहाँ पर बात करें वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्या क्या हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले करेंगे वो, तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे जो न्यूमेटिक कनेक्शन होंगे वाल्व का, उसको चेक करने का काम हम करेंगे। तो यहाँ हमारा सही है। इसके अलावा हम बात करें तो जो हम चेक करेंगे जो बॉल वाल्व होता है वो फुल्ली एयर में होना चाहिए, इसको भी हम चेक करेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारा प्रेशर होगा आउटपुट प्रेशर फ्रॉम प्रेशर रेगुलेटर यूजिंग प्रेशर गेज, जो हमारा आउटपुट प्रेशर जो निकलेगा प्रेशर रेगुलेटर से उसको हम प्रेशर गेज के साथ मेजर करेंगे। तो ये भी हमारा इसमें हम करेंगे। लेकिन जो हमारा है चेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ पोलैरिटी ये हम इसमें नहीं करेंगे। तो यही हमारा एज अ इक्वेशंस के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट टू बी कैरिड आउट ऑन इनोकुलम, निम्नलिखित में से कौन सा इनोकुलम पर किए जाने वाले एक निर्धारित परीक्षण नहीं है। नॉट प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट कैरिड आउट ऑन इनोकुलम। तो इनोकुलम पर अगर बात करें हम तो इस पर जो मेनली टेस्ट जो किए जाते हैं वो हमारा पीएच वैल्यू टेस्ट किया जाता है, बायोगैस प्रोडक्शन टेस्ट किया जाता है, मीथेन परसेंटेज टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा हमारा एमपीएन टेस्ट भी किया जाता है। लेकिन टीडीएस या टीवीएस टेस्ट हमारा इनोकुलम पर किए जाने वाले टेस्ट का प्रिस्क्राइब टेस्ट का यहाँ पर पार्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डज द बायोडाइजेस्टर टैंक्स हैव, यानी बायोडाइजेस्टर टैंक में कितने कंपार्टमेंट होते हैं वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं।
तो मेनली अगर बात करें बायोडाइजेस्टर टैंक्स की तो इसमें 6 कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेनली 6 कंपार्टमेंट बने होते हैं बायोडाइजेस्टर के टैंक के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स ऑन चोकिंग ऑफ वाइल्ड टायर्स बी टैकल्ड। यानी जो हमारा कोचेज के अंतर्गत जो लगे होते हैं हमारा वाइल्ड टायर, उसमें जो जाम की समस्या होती है उसका निपटारा हम कैसे कर सकते हैं, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो इसमें हम बात करें अगर टैकल करने के लिए, तो सबसे पहले इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो स्टिकर्स मस्ट बी डिस्प्लेड इन ऑल बायो टायर्स टू बी एजुकेट पैसेंजर्स। यानी पैसेंजर को एजुकेट करने के साथ ही साथ हम इसमें स्टिकर्स को भी डिस्प्ले करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम जो डस्टबिन होंगे उसको मस्ट प्रोवाइड करेंगे। सारे हमारे जो कोचेज के अंतर्गत लगे जो वाइट टायर्स होते हैं उसमें हम मेंशन करेंगे और लगे होंगे डस्टबिन्स। थर्ड यहाँ पर बात करेंगे कि वो जो अनाउंसमेंट होंगे टू बी मेड एट रेगुलर इंटरवल्स और ऑल स्टेशन requesting passengers not to throw any waste material inside the toilets as the result in choking of white toilets। तो यहाँ पर सारे जो हमारे चारों ऑप्शन हैं वो चारों के चारों हम यहाँ पर अपने टैकल करने के प्रोसेस में लेंगे जिससे हमारा जो प्रॉब्लम्स है चोकिंग का उससे निपटारा पाया जा सके। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स इफ पीएच वैल्यू ऑफ इफ्लुएंट इज ड्रॉप्ड बिटवीन 1 to 5। यानी यदि जो हमारा ड्रॉप्ड होगा 1 से 5 पीएच के बीच अगर, तो हमारा जो पीएच वैल्यू होगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो यहाँ पर पूछा गया है। जब भी हमारा बहिस्राव का पीएच मान 1 से 5 के बीच गिरा दिया जाए तो इस पर जो प्रभाव पड़ता है कि जो डिस्चार्ज एफ्लुएंट होता है वह विल बी एसिडिक हो जाएंगे या कैन बी कॉज ऑफ क्रोजन ऑफ ट्रैक फिटिंग्स, और वह ट्रैक फिटिंग्स के क्रोजन का कारण भी बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जब हमारा पीएच वैल्यू एफ्लुएंट का ड्रॉप होकर 1 से 5 के बीच आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें तो व्हाई इज क्लोरिनेटर प्रोवाइडेड, यानी क्लोरिनेटर क्यों प्रदान किया जाता है। तो क्लोरिनेटर जो प्रोवाइड किया जाता है इसका मेन फंक्शन होता है कि जो हमारा डिस्चार्ज जो वाटर हो उसको डिजिनफेक्ट किया जा सके और उसको रिड्यूस किया जा सके प्रेजेंट एफ्लुएंट्स के जो अंतर्गत। यहाँ पर बात करें हमारा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू बीच ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स। यानी जो निम्नलिखित में से किस कारण से वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग का कारण बन सकता है। तो जो वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग्स होते हैं उसका मेनली हमारा कुछ रीजन्स होते हैं, जिसमें पहला रीजन्स हो सकता है कि जो हमारा सीबीसी का जो हाइट में वेरिएशन हो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में होगा। सेकेंड हो सकता है कि जो हमारा रेल जॉइंट्स है वह लूज हो गया हो या लो हो चुका हो। थर्ड रीजन्स यह हो सकता है हमारा कि जो रेल जॉइंट्स हो वह पंपिंग कर रहा होगा। और इसके अलावा बात करें तो जो सीबीसी जो ड्रॉपिंग होते हैं वो एक्सेसिव मात्रा में हो गया हो और जो इसके कपलर सेंक्स या जो हमारा स्टाइगर कास्टिंग या बियरिंग पीस हो वो एक्सेसिव मात्रा में बियर या टियर अवस्था में हो चुका हो। तो ये सारे हमारे वर्टिकल रीजन्स के कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से चले अगर एक्सेसिव सीबीसी हाइट वेरिएशन हमारा हो सकता है, सीबीसी ड्रॉपिंग भी हमारा काफ़ी एक्सेसिव मात्रा में हो, और यह हो सकता है हमारा कि जो स्टाइकर कास्टिंग है हमारा या बियरिंग पीस हो या कपलर सेंक्स हो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बियर या टियर हो चुका हो। तो इस कारण हमारा सीबीसी ड्रॉपिंग जो है वो एक्सेसिव मात्रा में होता हो, तो ये हमारा वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग के कारण बन सकता हो। उसके अलावा हम बात करें तो रेल जॉइंट्स जो होगा वो मुड पंपिंग हो रहा होगा। तो ये सारे हमारे कॉजेज हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द व्हील गेज मेजर्स, यानी व्हील गेज मापता है, व्हील गेज मापता है ऑन सेम एक्सल द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लेंजेज ऑफ टू व्हील्स ऑन सेम एक्सल, यानी सेम एक्सल के दो चक्कों के सेम चक्कों के ऊपर जो हमारा डिस्टेंस होता है फ्लेंजेस के बीच, उसको यह मेजरमेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल, यानी धुरी का एकीकृत भाग क्या है, तो यह जर्नल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जर्नल। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ओवालिटी एंड टेपर ऑफ द जर्नल हाउ मेनी लोकेशंस आर नीडेड, यानी जर्नल के अंडाकार या टेपर के व्यास को मापने के लिए कितने स्थानों की आवश्यकता होता है। तो जब भी हम बात करें कि जो हमारा डायमीटर जो ओवालिटी या टेपर्स जर्नल का अगर मेजर करना हो डायमीटर्स के, तो इसमें हमारा 3 लोकेशन जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों को हमारा रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वैगन्स, यानी ट्विन पाइप वैगन्स में मालगाड़ियों में जो फीड पाइप लगे होते हैं उसका कलर कोड क्या होगा। तो फीड पाइप जिसे हम FPC डिनोट करते हैं और इसका कलर कोड हमारा वाइट कलर होता है। इसके अलावा इसमें हमारा 6 kg का पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। वहीं हम बात करें BP पाइप का, जो ब्रेक पाइप, इसका कलर कोड हमारा ग्रीन कलर होता है और इसमें प्रेशर हमारा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में फीड पाइप पूछा गया था, तो व्हाइट कलर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इफ ELD यानी एम्प्टी लोडेड डिवाइस हैंडल केप्ट ऑन लोडेड पोजीशन ऑफ एम्प्टी वैगन द रिजल्ट विल बी, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा एम्प्टी लोडेड डिवाइस जो हैंडल होता है, अगर उसको हम लोडेड कंडीशन में रख दे, अब वैगन हमारा खाली स्थिति में हो, तो इसका रिजल्ट प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि जो हमारा एम्प्टी के लिए कम हमारा पिस्टन स्ट्रोक निकलते हैं और लोडेड में हमारा ज़्यादा मात्रा में हमारा पिस्टन स्ट्रोक निकलते हैं, पिस्टन निकलते हैं, जिससे हमारा गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग की समस्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है DB इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ, यानी DB डायरेक्ट रूप से कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए ER, CR और ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग टाइम ऑफ द वैगन ब्रेक इज, यानी सिंगल पाइप प्रणाली में वैगन ब्रेक को रिलीज करने में लगने वाला समय क्या है। तो जब भी सिंगल पाइप सिस्टम की अगर बात करें रिलीजिंग टाइम, यह 45 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड के बीच लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रैकेज, यानी जो प्रीमियम एंड टू एंड रैक के लिए जो मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज होता है शुरुआती स्टेशनों पर, वो होता है 95%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम अगर बात करें तो इसको ग्रीन पेपर में इशू किया जाता है BPC को, और इसके अलावा हम बात करें तो इसकी एग्जामिशंस के लिए 75 मैन पावर के रिक्वायरमेंट होता है पर रैक के लिए, और इसकी वैलिडिटी जो होता है वह 12 + 5 डेज का होता है, यानी 12 दिन तक आप मल्टीपल लोडिंग कर सकते हैं। और 5 डेज जो होता है ग्रेस पीरियड, वह इसके लोडेड कंडीशन में अगर कोई गाड़ी हो तो उसको अनलोडिंग तक या शुरुआती स्टेशन तक पहुंचाने में यह ग्रेस पीरियड दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द ब्रेक पावर ऑफ CC रैक, यानी क्लोज सर्किट रैक के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज नोडल पॉइंट पर क्या होंगे, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। नोडल पॉइंट यानी शुरुआती पॉइंट पर जो क्लोज सर्किट रैक के लिए ब्रेक पावर होते हैं वो 100% होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वहीं बात करें तो एनरोड के केस में यह मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो CC रैक के लिए जो पेपर इशू किए जाते हैं BPC के लिए, वो येलो कलर
पेपर यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीसी यानी डट कलेक्टर का फंक्शन क्या होगा। डट कलेक्टर का फंक्शन होता है कि जो मेन पाइप के जरिए जो प्रेशर आता है उसको प्रेशर को साफ करके ब्रांच पाइप से हमारा एआर या डीबी को प्रेशर पहुंचाने का काम यह करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्लीन एयर करना यानी हवा को साफ करने का काम यह करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग विच पिन इज रिमूव्ड टू रिलीज द ब्रेक। यानी अगर ब्रेक ब्लॉक रिलीज ना हो रहा हो तो कौन सा पिन निकालने पर हमारा ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। तो इसमें अगर ब्रेक रिलीज ना हो रहा हो तो हमारा जो इनपल्ड यानी पुल्ड पिन होता है उसको रिमूव करने से हमारा ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द लिवरेज रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय यानी लिवरेज रेशियो अनुपात किससे प्राप्त किया जाता है। तो जो लिवरेज रेशियो है वह एम्प्टी लोडेड जो डिवाइस होते हैं डाइव्स होते हैं उनके मदद से यह प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर फॉर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम इनटू एंड्रेक। प्रीमियम के लिए जो कलर कोड यूज किया जाता है बीपीसी के लिए वो ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बीबीजेडसी वैगन यानी बीबीजेडसी वैगन जो कि हमारा 4 व्हीलर ब्रेक वाहन होते हैं यानी 4 चक्कों वाले ब्रेक वाहन होते हैं जिसके लिए जो हम जो कोड यूज करते हैं ब्रेक वाहन का वो 85 यूज करते हैं। इसका हमारा जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो 70 ± 10 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द कलर ऑफ बीपीसी ऑफ सीसी रैक। सीसी रैक के लिए जो कलर यूज किया जाता है बीपीसी के लिए वह येलो कलर का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज ईयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू यानी ब्रेक रिलीज के दौरान जो ब्रेक सिलेंडर से हवा कहाँ जाता है तो वह एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में चला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर आफ्टर ब्रेक रिलीज इज यानी ब्रेक सिलेंडर को से ब्रेक रिलीज करने के बाद अधिकतम हवा का दबाव कितना होता है ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत। जब भी हम पूर्णतः रिलीज कर देंगे तो ब्रेक सिलेंडर में कोई भी प्रेशर नहीं बचेगा 0 kg का प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है एफपी चार्ज करता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा AR। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन यानी मालगाड़ियों में डब्बों में हैंड ब्रेक का प्रयोग कब किया जाता है जब वह यार्ड में खड़ा हो यानी स्टैंडिंग इन यार्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर यानी CR का क्या कार्य है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो CR का कार्य होता है ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करने का काम होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है while some defect in notice in brake pipe in twin pipe system the train can be worked as single pipe system। जब ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में खराबी या आ जाए तब रेलगाड़ी को सिंगल पाइप प्रणाली में कैसे चला सकते हैं। तो यानी जब भी कोई डिफेक्ट अगर ट्विन पाइप में आता है तो सिंगल पाइप में अगर चलाना हो तो हम बीपी पाइप को बाईपास करके हम सिंगल पाइप चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बाईपासिंग बीपी पाइप्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो टू अनकपल बीपी और एफपी एयर हॉज इट इज एसेंशियल टू
यानी अगर एफपी यानी फीड पाइप या बीपी पाइप को अगर अलग करने की आवश्यकता हो तो सबसे आवश्यक है कि जो अगल बगल का जो हमारे कोचेज या वैगन्स हो उसके एंगल कॉक को सबसे पहले बंद करने का काम करे थे। टू क्लोज एडजेसेंट एंगल कॉक्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व इज यूज्ड इन ईयर ब्रेक सिस्टम, यानी ईयर ब्रेक सिस्टम में नॉन रिटर्न वाल्व का कार्य क्या होता है। तो जो नॉन रिटर्न वाल्व जो लगे होते हैं, जो हमारा एफपी पाइप होता है वहाँ से डट कलेक्टर के जरिए हमारा आइसोलेटिंग कॉक से होते हुए जो हमारा एनआरबी लगा होता है, फिर हमारा ईआर टैंक लगा होता है। तो एनआरबी का काम होता है कि जो हमारा एफपी पाइप से प्रेशर है उसको भेजने का काम तो करता है, लेकिन वापस अगर वो लौटता है तो उसको नहीं आने देता है। यानी यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। टू प्रिवेंट फॉलो ऑफ एयर फ्रॉम एआर टू एफपी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिलेंडर, यानी एयर ब्रेक सिलेंडर में ब्रेक प्रणाली में रिटर्न स्प्रिंग का क्या कार्य है। तो एयर ब्रेक सिलेंडर की अगर बात करें हम एयर ब्रेक प्रणाली के अंतर्गत, सिस्टम के अंतर्गत, तो जो रिटर्न स्प्रिंग का काम होता है वो होता है टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, यानी पिस्टन जो लगे होते हैं ब्रेक सिलेंडर को अंतर्गत उसको पुश करके प्रॉपर तरीके से रिलीज करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर बात करें हम, ये हमारा पिस्टन है, यहाँ पर हमारा स्प्रिंग लगा होता है। जैसे ही हमारा प्रेशर जाता है तो स्प्रिंग के हाइट कम होती है और पिस्टन हमारा बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। जैसे ही हम प्रेशर को जब रिलीज करते हैं तो यहाँ से हमारा प्रेशर तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन पिस्टन हमारा यह जो स्प्रिंग लगा होता है वो स्प्रिंग प्रॉपर हमारा फिर से रिवर्स डायरेक्शन में यह मूवमेंट कराता है, ताकि हमारा पिस्टन प्रॉपर वापस चला जाए ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत, ताकि हमारा ब्रेक रिलीज किया जा सके। तो यही हमारा रिटर्न स्प्रिंग का काम होता है कि टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ डीबी इज हैविंग लीकेज, यदि डीबी में लीकेज हो तो सबसे पहले उसको आइसोलेट करें। पहला स्टेप होगा कि डीबी को आप आइसोलेट करें। इसके बाद भी अगर डीबी से लीकेज हो रहा होगा तो उसके बाद आप जो मेन पाइप होता है जहाँ से ब्रांच पाइप का कनेक्शन जाता है वहाँ से आइसोलेटिंग कॉक से आप आइसोलेट करें। तो यहाँ पर पहला स्टेप जो हम लेंगे वह डीबी को आइसोलेट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, क्लीनिंग ऑफ बिटुमेन बैरल इज कैरिड आउट विथ, यानी बिटुमेन बैरल को किससे साफ किया जाता है। तो बिटुमेन की अगर बात करें हम तो इसको हमें केरोसिन ऑयल से साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैकेनिकल कोड ऑफ बोगी पेट्रोल टैंक वैगन फिटेड विथ न्यूमेटिक ब्रेक्स इज, यानी बोगी पेट्रोल टैंक का संक्षिप्त नाम क्या है। तो बोगी पेट्रोल टैंक वैगन का संक्षिप्त नाम होता है BTPN, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में BT पान दिया गया है तो आप ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन एम्प्टी लोडेड के स्थान पर कौन सा डिवाइस लगा होता है। तो BLC वैगन के अंतर्गत जो लगा होता है वो हमारा LSD यानी लोड सेंसिंग डिवाइस लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी संख्या बात करें अगर हम तो 02 LSD की संख्या हमारा पर कार में लगा होता है। जो हमारा ए कार या बी कार होता है, प्रत्येक कार के अंतर्गत हमारा 2 LSD लगे होते हैं। प्रत्येक बोगी पर एक की संख्या में LSD लगा होता है, जिसका काम होता है एम्प्टी या लोडेड कंडीशन को सेंस करके उसी के अनुसार ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजने का काम वो करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में कितनी संख्या में ट्विस्ट लॉक लगे होते हैं। तो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यानी ATL के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी संख्या
8 की संख्या में प्रत्येक कार पर लगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी आप एक यूनिट में 5 कार होते हैं हमारे, 2 एंड पर हमारा ए कार, बीच में हमारे बी कार लगे होते हैं। तो प्रत्येक कार के ऊपर हमारा 8 की संख्या में ATL लगा होता है, जिसको लॉक करने के लिए 600 kg की फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है। वहीं अनलॉक करने के लिए हमें 1000 kg का फोर्सेस का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें तो ATL के मेंटेनेंस के लिए जो टेक्निकल IDSO पैम्पलेट्स दिया गया है वह G100 दिया गया है, जिसके जरिए हम ATL के मेंटेनेंस से रिलेटेड समस्या को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, Which of the following is not an item to be checked during rolling in examination of ICF coaches। यहाँ पर ICF ट्रेन के रिगार्डिंग पूछा गया है कि जब भी हम ICF ट्रेन का रोलिंग इन एग्जामिनेशन करेंगे तो इनमें से कौन से आइटम को चेक करना नहीं पड़ेगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि जितने भी ICF कोचेज आते हैं वो हमारा सेल्फ जनरेटिंग आते हैं, जहां से हमारा इलेक्ट्रिक वगैरह सेल्फ रूप से हमें जनरेट होता है। इसमें हमारा एंड ऑन जनरेटर, जैसे कि जो हमारा LHB कोचेज होते हैं तो लास्ट में हमारा पावर कार लगा होता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू आउट कोचेज में होता है, यानी पूरे कोचेज में होता है, जिससे हम वहाँ पर हमारा IV कपलर का रिक्वायरमेंट होता है। जो हमारा IV कपलर होता है जिसे हमारा इंटर वेहिकुलर कपलर बोलते हैं, जिसके जरिए हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई एक कोचेज के दूसरे कोच तक पहुंचाने का काम IV कपलर के जरिए किया जाता है। तो ICF कोचेज में ऐसा कोई भी IV कपलर नहीं होता है जिसको हमें रोलिंग करना पड़े। तो जब भी हम ICF कोचेज का रोलिंग करेंगे तो हॉट एक्सल डिफरेंट इन हाइट ऑफ बफर्स दोनों को देखेंगे, लेकिन हैंगिंग जो हमारा IV कपलर है वो केवल और केवल हमारा LHB कोचेज में होता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ICF कोचेज पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें हम तो व्हाट इज द वाई लेवल इन डैशपोर्ट। डैशपोर्ट में तेल स्तर का क्या होता है। तो वाई लेवल जो हम अगर बात करें लेवल का वाई लेवल की डैशपोर्ट के अंतर्गत, तो यह टोटल हमारा 40 mm तक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, द बेट ऑफ एन ICF कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू। ICF कोच का बेट का ट्रांसफरमेंट किसके जरिए किया जाता है। तो यह साइड बेरर के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, बिटवीन व्हाट क्राउन क्लियरेंस ए इज मेजर्ड। जो हमारा ICF कोचेज होते हैं तो उसमें हमारा ए क्लियरेंस और बी क्लियरेंस, ए क्लियरेंस हमारा प्राइमरी सस्पेंशन के पास होता है और बी क्लियरेंस हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन के पास होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो क्राउन क्लियरेंस जो ए हम मेजर करते हैं वो कहाँ किस मेजर करते हैं। तो जो ये मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम बिटवीन एक्सल बॉक्स एंड क्राउन बोल्ट के बीच जो मेजर करते हैं। जो हमारा डैशपोर्ट यहाँ लगा होता है हमारा इस तरह से, बीच में हमारा एक्सल बॉक्स होता है, ऊपर से हमारा हेड स्टॉक का जो सोल बार होता है वो होता है। दोनों के बीच जो हमारा गैप होता है उसे हम ए क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। जो हमारा बिटवीन एक्सल बॉक्स क्राउन, इस पर क्राउन बना होता है और क्राउन बोल्ट ऊपर लगा होता है, दोनों के बीच के क्लियरेंस को हम ए क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। वहीं जो हम बी क्लियरेंस मेजर करते हैं हमारा वो हम करते हैं ब्लस्टर टॉप एंड बॉटम ऑफ सोल बार जो होता है सेकेंडरी सस्पेंशन के पास, वहाँ पर हम बी क्लियरेंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ फाउंड वर्न आउट बियॉन्ड। के टाइप के ब्रेक ब्लॉक को बदलना चाहिए अगर वह कितने से ज़्यादा घिस गया हो। तो के टाइप मेनली हमारा कोचेज जो हमारा BMBS वाले होते हैं वैगन्स, उसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो के टाइप को हम तभी बदलेंगे जब इसका 12 mm से ज़्यादा वह घिस गया हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट ऑफ ICF कोच आफ्टर POH।
यानी आईसीएफ कोचेज के न्यूनतम बफर ऊंचाई पीओएच के बाद कितना होना चाहिए। जब भी पीओएच होकर अगर कोचेज निकलता हो आईसीएफ कोचेज, तो मिनिमम जो बफर हाइट होता है कोचेज का वह 1090 mm मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट डज SCTR स्टैंड्स फॉर। SCTR का पूरा नाम क्या है, तो SCTR का पूरा नाम होता है सिंगल कार टेस्ट रिग, जिसका प्रयोग आप POH प्रोडक्शन यूनिट्स या जहाँ पर जो IOH वगैरह कोचेज का किया जाता है सिंगल बाय सिंगल कोचेज का, वहाँ पर SCTR के माध्यम से ही इसके जो एयर ब्रेक सिस्टम का जो टेस्टिंग किया जाता है सिंगल बाय सिंगल कोच SCTR के मदद से। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है पिस्टन स्ट्रोक कोचेज बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, जो हमारा BMBC ICF कोचेज जो है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप्स के, इसका पिस्टन स्ट्रोक पूछा गया है तो यह होता है 32 mm के। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 mm। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है IOH पीरियोडिसिटी ऑफ ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज का इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग का आवधिकता यहाँ पर पूछा गया है। जो ICF कोचेज की अगर बात करें ICF का IOH का, तो वो किया जाता है 9 मंथ प्लस 30 डेज के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें हम तो जो POH ICF कोचेज का किया जाता है वह 18 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द इंटरवल फॉर क्लीनिंग कोच वाटर टैंक, यानी कोचों की पानी की टंकी की सफाई कितने अंतराल पर की जाता है, तो यह किए जाते हैं 1 मंथ के अंतराल पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार। पेंट्री कार के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड यूज किया जाता है वो किया जाता है WCB। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम अगर तो एज पर पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4 सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ ICF मेल और एक्सप्रेस हैज बीन स्किप्ड ऑन राउंड ट्रिप अप टू, यानी जो हमारा पॉलिसी नंबर सर्कुलर नंबर जो 4 है ICF कोचेज का, इसमें सेकेंडरी एग्जामिनेशन को तब तक स्किप किया जाना चाहिए। इसमें किलोमीटर कितने किलोमीटर तक उसको स्किप किया जा सकता है सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए, तो सर्कुलर नंबर 4 की अगर बात करें ICF कोचेज के लिए तो 3500 किलोमीटर तक हम अगर उसका राउंड ट्रिप हो जाता है मैक्सिमम, तो इससे अंदर अगर हम हो तो उस दौरान हम सेकेंडरी एग्जामिनेशन को स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो LHB के लिए या राउंड ट्रिप स्किप करने का है वो 4000 किलोमीटर रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड बाय UST, यानी कौन सा टेस्ट डिफेक्ट्स डिटेक्ट किया जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से। तो जो एक्सेल पर जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं उसको मेजर करने का काम, डिटेक्ट करने का काम UST करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर्स फॉर 4 व्हीलेड ट्रॉली इन सेम ट्रॉली ऑन ब्रॉड गेज इज वाइल टर्निंग द व्हील, यानी ब्रॉड गेज पर एक ही ट्रॉली पर 4 पहियों वाले ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता कितना होगा जब पहिए को घुमाते समय। तो यहाँ पर हमसे सेम ट्रॉली में पूछा गया है परमिसिबल व्हील डाया। तो सेम ट्रॉली पर अगर बात करें हम तो सेम ट्रॉली पर हमारा कोचेज के अंतर्गत हमारा 5 mm होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट फेसेस ऑन ब्रॉड गेज कोच इज, यानी जो ब्रॉड गेज कोचों में पहियों पर फ्लैट सरफेस जो होते हैं वो हमारा कोचेज में हमारा कोचेज और लोको की अगर बात करें हम तो यह इसमें 50 mm तक होता है मैक्सिमम। और वही वैगन की अगर बात करें
तो इसमें फ्लैट सरफेस 60 mm तक अलाइबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा गया था कोचेज के रिगार्डिंग में, तो ऑप्शन नंबर बी 50 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ड्राइवर रिड्यूस्ड द बीपी प्रेशर बाई 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट इज कॉल्ड। अगर ड्राइवर इन लोको पायलट के द्वारा अगर ब्रेक पाइप प्रेशर को 1.2 kg प्रेशर से अगर ड्रॉप किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो जब भी हमारा 1 से लेकर 1.5 kg का प्रेशर अगर लोको पायलट के द्वारा ड्रॉप किया जाता है तो इसको हम फुल सर्विस एप्लीकेशन के रेंज में रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक प्रयोग किए जाते हैं। तो के टाइप ब्रेक ब्लॉक ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की बात करें तो योर डैम्पर इज फिटेड ऑन। योर डैम्पर कहाँ पर फिट होता है। तो यह बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम के बीच फिट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह हमारा जैसे ये हमारा कोचेज होता है, ये हमारा ट्रॉली होता है, यहाँ पर हमारा योर डैम्पर के जरिए इस तरह से हमारा माउंटेड होता है। और इसकी संख्या की अगर बात करें तो 0.2 पर बोगी योर डैम्पर लगे होते हैं और 0.4 पर कोचेज योर डैम्पर लगे होते हैं, जो कि हमारा कोच से आए हुए झटके को उसमें ट्रॉली में ट्रांसमिट करने का काम ये करता है। साथ ही साथ जो हमारा रोलिंग मोशन होता है कोचेज का उसको मिनिमाइज करने का भी काम हमारा योर डैम्पर करता है। और यह हमारा कोच का अपर बॉडी और लोअर बॉडी जो हमारा बोगी का है उसके बीच को कनेक्ट करने का काम हमारा योर डैम्पर करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट विल डू वन एंड बीपी एंगल कॉक लीकेज इन रूट। जब एक रास्ते में एक छोर पर बीपी एंगल कॉक लीकेज हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो जब भी हमारा एक छोर पर हमारा बीपी एंगल कॉक से अगर लीकेज होता है इन रूट के केस में तो उस दौरान सबसे पहले हम बात करें अगर तो हम सिंगल पाइप ट्रेन को कर देंगे बाईपास की मदद से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन रूट में हमारा यह ध्यान रखना होता है कि गाड़ी हमारा डिटेंशन ज़्यादा समय तक ना हो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं PESD प्रोवाइडेड इन LHB कैन बी रीसेट। यानी LHB में दिए गए PESD यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस को रीसेट किया जा सकता है। कहाँ से। तो फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पुलेड, यानी जहाँ से हमारा चैन पुलिंग किया गया है वहीं से हम LHB कोचेज के अंतर्गत हम चैन पुलिंग को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।